हेलो दोस्तों, हम इस पुस्तक से हिंदी के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें हम हिंदी साहित्य के इतिहास संबंधी, आदिकाल, भक्तिकाल व रीतिकाल संबंधी सभी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं और इस समय हम आधुनिक काल के प्रश्नों पर हैं और आधुनिक काल में भी हम प्रगतिवाद के सभी प्रश्न देख चुके हैं और इस समय हम प्रयोगवाद के प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पिछले प्रश्नों का अभ्यास नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि हम ऐसा प्रयास करते हैं कि अभ्यास के दौरान जो भी चीजें आपको याद कराई जा सकती हैं उन्हें याद कराया जाए और जो भी चीजें समझाने योग्य हैं उन्हें विस्तार से समझाया भी जाए। तो आप हिंदी से जुड़े हुए कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात कोई भी ऐसी परीक्षा जिसमें हिंदी विषय से जुड़े हुए प्रश्न आते हैं, तो ये सभी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इसलिए आप लोगों को पिछले सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लेना चाहिए। इससे आप जो आगे के प्रश्न देखेंगे या आगे जो भी आप पढ़ेंगे समझेंगे उसे समझने में भी आपको बहुत आसानी रहेगी अगर आपने पिछली क्लास देखी है। पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल और प्लेलिस्ट दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अभी हम जहां तक प्रश्नों को देख चुके थे उसके आगे शुरुआत करते हैं। हमने 800 के ऊपर प्रश्न देख लिए थे। प्रश्न संख्या 855 तक हम प्रश्न देख चुके थे कि किन कवियों को राहों के अन्वेषी कहा गया है। इस प्रश्न को हमने देख लिया था। अब इसके आगे शुरुआत करते हैं। अगला प्रश्न है कि तीसरा सप्तक में कौन कवि शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, मुक्तिबोध या सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध तीसरा सप्तक के कवि नहीं है, ये तार सप्तक के कवि हैं। तीसरा सप्तक में मुक्तिबोध शामिल नहीं है। मुक्तिबोध तार सप्तक के कवि हैं जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पिछली क्लास में आपको तार सप्तक, पहला सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक और चौथा सप्तक, इन सब के विषय में बताया गया था कि जो पहला सप्तक शब्द है ये गलत है। बहुत बार ऐसा पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा शब्द गलत है या सही है, तो उसमें पहला सप्तक करके ऐसे दे दिया जाता है, जबकि पहला सप्तक जो शब्द है वो गलत है। सबसे पहले जो सप्तक आया था उसे तार सप्तक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दूसरा सप्तक आया, फिर तीसरा सप्तक, फिर चौथा सप्तक। तो क्रमशः ये 4 सप्तक प्रकाशित हुए थे। तो एक बार इसे समझने के लिए आप लोग पिछली क्लास देख लीजिएगा। ये सप्तक वाले जो भी प्रश्न हैं वो आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। जो तीसरा सप्तक था 1959 ईस्वी में जो कि प्रकाशित हुआ था, उसमें जो कवि हैं वे हैं कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी, विजय देव नारायण शाही, मदन वात्स्यायन व सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद का आरंभ कब से माना जाता है? सन 1954 ईस्वी से, सन 1936 ईस्वी से, सन 1943 ईस्वी से या सन 1952 ईस्वी से? तो हम लोग जब तार सप्तक को पढ़ रहे थे विस्तार से, तभी आपको बताया था कि तार सप्तक जो कि 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, इसी से प्रयोगवाद का आरंभ माना जाता है। तो सन 1943 ईस्वी ये सही होगा, विकल्प सी। ये प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो आप ये जो नंबर है बिल्कुल इसे याद रख लीजिए, 1943, जो कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। ये विभिन्न परीक्षाओं में विभिन्न जो राज्य हैं उनमें पूछा गया ये प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। प्रयोगवाद का आरंभ सन 1943 ईस्वी से माना जाता है। सन 1936 ईस्वी में प्रगतिवाद का आरंभ होता है और 1954 ईस्वी से नई कविता का प्रारंभ होता है। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञे के तार सप्तक के प्रकाशन से माना जाता है। प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग नंद दुलारी वाजपेयी ने किया था। यह भी ध्यान रखिएगा कि प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, तो नंद दुलारी वाजपेयी जी ने। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद बैठे ठाले का धंधा है, ये बात किसने कही है?
नंद दुलारे बाजपेयी जी ने, रामविलास शर्मा ने, शिवदान सिंह चौहान ने या नगेंद्र ने? तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, नंद दुलारे बाजपेयी। प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है नंद दुलारे बाजपेयी जी ने। रामविलास शर्मा जी ने लिखा है कि प्रयोगवादी कवियों में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल है। वहीं डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि प्रयोगवाद जो है वो शैलीगत विद्रोह है। डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह किसने कहा है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हाइकू किस देश की काव्य शैली है? स्पेन की, जर्मन की, जापान की या चीन की? तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। जो हाइकू काव्य शैली है ये जापान की है। हाइकू जापान देश की काव्य शैली है। हिंदी में हाइकू के सफल प्रयोग का श्रेय अज्ञे को दिया जाता है। इन्होंने छठे दशक अर्थात 1960 ईस्वी में अरि ओ करुणा प्रभामय में अनेक हाइकू नुमा छोटी कविताएं लिखी हैं जो हाइकू के बहुत निकट हैं। तो ध्यान रखिएगा, हाइकू के लिए हिंदी साहित्य में कौन जाना जाता है? अज्ञे। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। संशय की एक रात किसकी कृति है? नरेश मेहता जी की है। इसके विषय में हमने पिछली क्लास में विस्तार से जाना था कि संशय की एक रात जो कृति है ये मुख्यतः 4 भागों में विभाजित है, 4 सर्गों में जिसे आप कह सकते हैं, 4 चरणों में विभाजित है और उन चारों चरणों के नाम बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। और संशय की एक रात की जो कथा है वो प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो युद्ध की जो पिछली रात है उसका जो संशय है उस पर आधारित है, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी युद्ध नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और युद्ध से सिर्फ हानि ही हानि होती है। इसलिए वे युद्ध करना नहीं चाहते हैं, लेकिन वहां पर परिस्थिति की जो मांग है वो यही है कि युद्ध होना चाहिए। फिर भी वे यही कहते हैं कि मैं केवल युद्ध को बचाना चाहता रहा हूं बंधु, मानव में श्रेष्ठ जो विराजा है उसको ही जगाना चाहता रहा हूं बंधु। ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं संशय की एक रात की। इसके अतिरिक्त एक और पंक्ति जब वो लक्ष्मण से कहते हैं प्रभु श्री रामचंद्र जी कि लक्ष्मण मैं नहीं हूं कापुरुष, युद्ध मेरी नहीं है कुंठा, पर युद्ध प्रिय भी नहीं। ये पंक्ति जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है संशय की एक रात की और पूछी जाती है परीक्षाओं में। ये पंक्ति दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये पंक्ति किस कृति की है। तो ध्यान रखिएगा, संशय की एक रात की पंक्ति है और संशय की एक रात जो कृति है उसके जो 4 सर्ग हैं उनके नाम एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। पिछली क्लास में भी आपको बताया गया था, ये चारों नाम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहला है सांझ का विस्तार और बालू तट, उसके बाद वर्षा भीगे अंधकार का आगमन, उसके बाद मध्य रात्रि की मंत्रणा और निर्णय, और फिर अंतिम आता है संदिग्ध मन का संकल्प और सवेरा। तो संशय की एक रात जो कि नरेश मेहता जी की कृति है, इस पर हमने विस्तार से जानकारी देख ली, क्या क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं। अब अगला जो है वो है चांद का मुंह टेढ़ा है। चांद का मुंह टेढ़ा है ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की कृति है और इसे बहुत बार क्लास में आपको दिखाया भी जा चुका है। इसके अंतर्गत जो भी कविताएं उन्होंने रखी हैं, संकलित की हैं, वे भी दिखाई गई हैं, क्योंकि ये इनका काव्य संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, जो कि 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसकी भूमिका किसने लिखी है? शमशेर बहादुर सिंह जी ने। ये पिछली क्लास में इस तरह का प्रश्न आया था और तब आपको इसके विषय में विस्तार से बताया गया था कि इसकी जो भूमिका है, जिसका नाम है एक विलक्षण प्रतिभा, वो शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखी है। और ये ध्यान रखिएगा, जब भी कोई इस तरह का प्रश्न आता है जिससे जुड़ी और बातें आपको पता हैं, तो आपको तुरंत उन्हें अपने मस्तिष्क में दोहराना है। इससे चीजें दृढ़ हो जाती हैं, आप उन्हें फिर भूलते नहीं हैं। अब अगला देखते हैं आत्महत्या के विरुद्ध। ये किसका है? तो आत्महत्या के विरुद्ध ये रघुवीर सहाय जी की कृति है। इसके बाद है संसद से सड़क तक। संसद से सड़क तक की सुदामा पांडे धूमिल जी की कृति है। इसके विषय में भी हम लोग विस्तार से समझ चुके हैं।
तो अभी इसके अनुसार जो विकल्प होगा वो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। पहले का तीसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का दूसरा और चौथे का पांचवा। अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से आगे की काव्य रचनाओं का सही क्रम किस विकल्प में है। इसमें आगे की काव्य रचनाएं दी गई हैं सभी, और जो क्रम सही है उसे देखना है। तो पहला ही क्रम बिल्कुल सही है। सबसे पहले बावरा अहेरी, फिर इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, उसके बाद अरि ओ करुणा प्रभा में, और उसके बाद आएगी आंगन के पार द्वार। बावरा अहेरी जो कि 1954 ईस्वी में प्रकाशित हुई, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये 1957 ईस्वी, अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 ईस्वी, और उसके बाद आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। तो इसके अनुसार विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की रचनाएं तार सप्तक में नहीं है। तो तार सप्तक अर्थात जो पहला सप्तक प्रकाशित हुआ था उसी को तार सप्तक कहा जाता है, और यह 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पहला जो विकल्प है प्रभाकर माचवे, दूसरा शकुंतला माथुर, तीसरा है गिरजा कुमार माथुर और चौथा है नेमीचंद्र जैन। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, शकुंत माथुर। यहाँ पर शकुंतला माथुर दिया गया है। शकुंतला माथुर की रचनाएं तार सप्तक में संकलित नहीं हैं, बल्कि इनकी जो रचनाएं हैं वे दूसरे सप्तक में संकलित हैं। तार सप्तक के जो कवि हैं वे हैं अज्ञे, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, नेमीचंद्र जैन, प्रभाकर माचवे, गिरजा कुमार माथुर व भारत भूषण अग्रवाल। तो इसमें चूंकि पूछा गया था कि तार सप्तक में नहीं है, तो अन्य सभी तार सप्तक में हैं, शकुंतला माथुर तार सप्तक में नहीं है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की रचनाएं तीसरा सप्तक में है। केदारनाथ सिंह की, भारत भूषण अग्रवाल की, हरिनारायण व्यास की या नरेश मेहता जी की। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, केदारनाथ सिंह। केदारनाथ सिंह तीसरा सप्तक के कवि हैं। हरिनारायण व्यास दूसरा सप्तक जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उसके कवि हैं। भारत भूषण अग्रवाल तार सप्तक अर्थात 1943 ईस्वी में प्रकाशित होने वाला जो है उसके कवि हैं। नरेश मेहता दूसरे सप्तक के कवि हैं, और तीसरा सप्तक के जो कवि हैं उनका विवरण पूरा दिया गया है। प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह व कीर्ति चौधरी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इनमें से किस कवि की रचनाएं चौथा सप्तक में है। विजय देव नारायण शाही की, प्रयाग नारायण त्रिपाठी की, नंद किशोर आचार्य की या कीर्ति चौधरी। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, नंद किशोर आचार्य। नंद किशोर आचार्य की रचनाएं चौथा सप्तक में है। चौथा सप्तक में संकलित जो कवि हैं वे अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोर आचार्य, सुमन राजे, श्री राम वर्मा व राजेंद्र किशोर। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि इनमें से प्रयोगवादी कविता से संबंधित कौन सा कथन गलत है। पहला है इसमें बौद्धिक स्तर पर अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए माध्यम की उपयोगिता स्वीकार की गई है, तो ये सही है। दूसरा है इसमें कविता के शिल्प को विषय वस्तु से अलग माना गया है, तो ऐसा नहीं है, ये गलत है, इसलिए विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। प्रयोगवाद के विषय में हम विस्तार से पढ़ चुके हैं, तो आशा करती हूँ कि ये सभी जो विकल्प हैं वो आपको समझ आ रहे होंगे। हमने ये बहुत विस्तार से समझ लिया है कि प्रयोगवाद क्या है, और उसकी जो बारीक चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, उन्हें भी हमने विस्तार से देख लिया है। अगला है कि इसमें अभिव्यक्ति को अनुभूति के अनुकूल नए माध्यमों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसके अनुसार कोई भी अनुभूति अपने क्षण विशेष में उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी की समूचे जीवन के मुक्त विस्तार में। तो पिछली क्लास में हमने क्षणवाद के विषय में पढ़ा था कि जो प्रयोगवाद है वो क्षण में विश्वास करता है, अर्थात प्रत्येक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। एक पंक्ति अज्ञे जी की कि आओ हम उस अतीत को भूलें और आज की अपनी रग रग के अंतर को छू लें इसी क्षण, क्योंकि कल के वे नहीं रहे, क्योंकि कल हम भी नहीं रहेंगे। जो प्रयोगवाद है वो क्षण में विश्वास करता है कि हमें इसी क्षण को जी लेना चाहिए और आगे का कोई भरोसा नहीं है कि आगे क्या होगा। तो वर्तमान में जीने की बात करता है, प्रत्येक क्षण को महत्वपूर्ण मानता है। तो इसके अनुसार विकल्प बी जो है वो गलत है, और इसमें चूंकि गलत ही पूछा गया है इसलिए विकल्प बी
सही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति, अभिव्यंजना पर बल, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा या काव्य की गतिशीलता। तो दर्शन से मुक्ति विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। प्रयोगवाद की ये सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि जब आप प्रयोगवाद का पूरा काव्य देखेंगे तो कहीं भी आपको उसमें दर्शन नहीं मिलेगा। जैसे हम और काव्य देखते हैं, जैसे आप महादेवी वर्मा जी का काव्य उठा लीजिए, छायावाद की कवित्री, तो उसमें आपको दर्शन मिलेगा, रहस्यवाद मिलेगा। लेकिन प्रयोगवाद की ये विशेषता है कि यहाँ पर दर्शन का अभाव है, क्योंकि ये वर्तमान में जीता है ना, और ये कल्पना से कोसों दूर है, ये मध्यम वर्ग की बात करता है, इसलिए प्रयोगवाद में आपको दर्शन नहीं मिलेगा। विकल्प ए बिल्कुल सही है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता दर्शन से मुक्ति है। प्रयोगवाद का आरंभ 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक से माना जाता है, जिसके संपादक अज्ञेय हैं। नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद को बैठे ठाले का धंधा कहा है। प्रयोगवाद की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वे हैं अहमवादी प्रवृत्ति का प्राधान्य, यथार्थवाद का आग्रह, निराशावाद, बौद्धिकता का प्राधान्य, उपमानों की नवीनता, साधारण विषयों का निरूपण और भाषा का प्रयोग। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कवि तार सप्तक में शामिल नहीं है? प्रभाकर माचवे, नरेंद्र शर्मा, रामविलास शर्मा या नेमीचंद्र जैन। तो विकल्प सी बिल्कुल सही होगा। नरेंद्र शर्मा तार सप्तक के कवि नहीं है। नरेंद्र शर्मा तार सप्तक के कवियों में शामिल नहीं है, बल्कि ये प्रेम और मस्ती का काव्य के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिवादी कवि हैं। इनकी जो रचनाएं हैं वे पलाशवन, प्रभात फेरी, प्रवासी के गीत, मिट्टी और फूल, हंसमाला, रक्तचंदन आदि हैं। प्रभाकर माचवे, रामविलास शर्मा, नेमीचंद्र जैन तार सप्तक में शामिल कवि हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से किसका संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? स्वच्छंदतावाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद या कलावाद। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, स्वच्छंदतावाद। स्वच्छंदतावाद का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है, इसका संबंध छायावाद से है। जब हमने छायावाद पढ़ा था तब हमने इसे विस्तार से समझा था। मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, कलावाद का संबंध प्रयोगवाद से है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रूप तरंग किसका काव्य संग्रह है? रामविलास शर्मा जी का, पंत का, केदारनाथ अग्रवाल का या गिरजा कुमार माथुर जी का। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, रामविलास शर्मा। रूप तरंग रामविलास शर्मा का काव्य संग्रह है। रामविलास शर्मा का अन्य जो काव्य संग्रह है रामविलास शर्मा जी के, वे हैं सदियों के सोए जाग उठे। केदारनाथ अग्रवाल के काव्य संग्रह है युग की गंगा, नींद के बादल, लोक और आलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना, गुल मेहंदी, पंख और पतवार, बंबई का रक्त स्नान, हे मेरी तुम व मार प्यार की थापें। युग की गंगा से मिलती जुलती एक रचना है युगधारा, जो कि नागार्जुन जी की है। जब हमने इसे पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि नागार्जुन जी की कृति का नाम है युगधारा और केदारनाथ अग्रवाल जी की जो कृति है उसका नाम है युग की गंगा। तो इसमें आपको भ्रमित नहीं होना है। युग की गंगा रचना केदारनाथ अग्रवाल जी की है और युगधारा नागार्जुन जी की। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दूसरा सप्तक में शामिल नहीं है? कुंवर नारायण, धर्मवीर भारती, शमशेद बहादुर सिंह या नरेश मेहता। तो विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण दूसरा सप्तक में शामिल कवि नहीं है। ये तीसरा सप्तक जो कि 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उसके कवि हैं। इस सप्तक के कवियों में प्रयाग नारायण त्रिपाठी, मदन वात्स्यायन, विजय देव नारायण शाही, कुंवर नारायण, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कीर्ति चौधरी आदि हैं। दूसरा सप्तक जो कि 1951 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था उनके कवियों में शमशेद बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र, शकुंत माथुर, हरिनारायण घनश्याम व्यास, नरेश मेहता, धर्मवीर भारती व रघुवीर सहाय आते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन सा काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है? पहला है यहां से देखो, फिर कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार। तो यहां से देखो जो विकल्प ए है ये काव्य संग्रह अज्ञेय का नहीं है, ये है केदारनाथ सिंह जी का। इनके अन्य काव्य संग्रह जो हैं वे हैं अभी बिल्कुल अभी, जमीन पक रही है, अकाल में सारस, टॉलस्टॉय और साइकिल, उत्तर कबीर और अन्य कविताएं, बाघ इनकी लंबी कविता है, कितनी नावों में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर और आंगन के पार द्वार। ये अज्ञेय की रचनाएं हैं। केदारनाथ सिंह की लंबी कविता बाघ ये बहुत प्रसिद्ध कविता है।
इसको भी हम पहले विस्तार से पढ़ चुके हैं, फिर से आपको याद दिला देती हूँ। ध्यान रखिएगा कि बाघ कविता केदारनाथ सिंह जी की है और ये इनकी लंबी कविता है और बहुत प्रसिद्ध कविता है इनकी। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की, निराला की, नागार्जुन की या अज्ञे की? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। नदी के द्वीप अज्ञे की रचना है। नदी के द्वीप को भी हम विस्तार से पढ़ चुके हैं। नदी के द्वीप अज्ञे की रचना है। अज्ञे की जो अन्य रचनाएं हैं वे है चिंता, भग्नदूत, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनुष रौंदे हुए ये, आंगन के पार द्वार व इत्यलम आदि। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं ही दी गई हैं यहाँ पर। इसी तरह से मैथिली शरण गुप्त जी की कुछ जो बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वे जयद्रथवध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, जय भारत व भारत भारती। भारत भारती वही कृति है जिसके कारण उन्हें महात्मा गांधी जी से राष्ट्र कवि की उपाधि मिली थी। इसका प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है। ये जब हम पढ़ रहे थे तब हमने भारत भारती के विषय में विस्तार से पढ़ा भी था। निराला की रचनाएं देखते हैं। निराला की रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अड़िमा, गीत गुंज, आराधना व बेला। अनामिका जो कि इनका संग्रह है ये पहले 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था और इसका जो द्वितीय संस्करण आया था वो 1938 ईस्वी में आया था, जिसमें निराला की जो बहुत प्रसिद्ध कविता है राम की शक्ति पूजा वो अनामिका के द्वितीय संस्करण में ही संकलित है। नागार्जुन की रचनाएं हैं अकाल और उसके बाद बादल को घिरते देखा है और कालिदास। अकाल और उसके बाद की पंक्तियां भी हम पढ़ चुके हैं। कई दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये बहुत ही मार्मिक इनकी पंक्तियां हैं अकाल और उसके बाद की, और ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। बहुत बार पंक्तियां देकर के पूछा जाता है कि ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं या किसकी हैं। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचनाएं हैं जादू नहीं कविता व सात भाइयों के बीच चंपा, आमने सामने व आत्मजयी, सतरंगे पंखों वाली व तालाब की मछलियां या एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की रचनाएं हैं। जबकि वहीं जादू नहीं कविता कात्यायनी की है, सात भाइयों के बीच चंपा ये भी कात्यायनी की है, आमने सामने कुंवर नारायण जी की कृति है, आत्मजयी भी कुंवर नारायण जी की है, सतरंगे पंखों वाली और तालाब की मछलियां ये नागार्जुन जी की कृतियां हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक सूनी नाव व जंगल का दर्द ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कृतियां हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि कौन है? तो विकल्प ए ही बिल्कुल सही है, केदारनाथ सिंह। अन्य विकल्प है महादेवी वर्मा, रामकुमार वर्मा व सुमित्रानंदन पंत। नई कविता के तीसरा सप्तक के कवि केदारनाथ सिंह हैं। तीसरा सप्तक के जो अन्य कवि हैं वे हैं कुंवर नारायण, कीर्ति चौधरी, मदन वात्स्यायन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, प्रयाग नारायण त्रिपाठी व विजय देव नारायण शाही। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1959 ईस्वी है तथा सभी यानी चारों सप्तकों के जो संपादक हैं जिन्होंने संपादन किया है वे हैं अज्ञे। प्रयोगवाद की क्या विशेषता थी? आकर्षी कल्पना, राजनीतिक विचारधारा का समावेश, जनता से दूरी या शिल्पगत चमत्कार। तो विकल्प डी यहाँ पर सही होगा इन चारों विकल्पों में। शिल्पगत चमत्कार, आकाशीय कल्पना प्रयोगवाद में नहीं पाई जाती, राजनीतिक विचारधारा का समावेश भी नहीं है, जनता से दूरी भी नहीं है, अपितु जनता के बहुत नजदीक है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि प्रयोगवाद जो है वो मध्यम वर्ग की बात करता है। इसलिए यहाँ पर विकल्प डी शिल्पगत चमत्कार बिल्कुल सही उत्तर है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि प्रयोगवादी काव्यधारा में कुछ ऐसे कवि भी हैं जो विचारों से समाजवादी हैं और संस्कारों से व्यक्तिवादी, जैसे। तो विकल्प ए बिल्कुल सही है, शमशेर बहादुर सिंह व नरेश मेहता। अन्य विकल्प है मुक्तिबोध वाग्ये, त्रिलोचन शास्त्री व भवानी प्रसाद मिश्र, रांगे राघव व धर्मवीर भारती। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त पंक्ति लिखिए। कुछ पंक्तियां दी गई हैं और बीच में स्थान छोड़ दिया गया है और यहाँ पर जो पंक्ति आएगी उसे पहचानना है। विकल्प में पंक्ति है, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, और फिर
शेष जगह छोड़ दी गई है और उसके आगे है संगत। संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। तो इसमें कौन सा सही होगा? उसकी चेतना का स्रोत, उसकी आत्मा का श्लोक, उसकी वेदना का स्रोत, या पूर्ण रूप से सांस रोक। तो इस तरह के प्रश्न आप तभी हल कर सकते हैं जब आपने कविता को पूरा पढ़ा होगा। मैं बार बार कहती हूं कि आप जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उस परीक्षा में जो भी कविता, निबंध, उपन्यास इत्यादि लगे हुए हैं पाठ्यक्रम में, उनका मूल पाठ आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए ब्रह्म राक्षस कविता आपके पाठ्यक्रम में लगी हुई है, तो एक बार अगर आपने ब्रह्म राक्षस कविता को ठीक ढंग से, उसका जो मूल पाठ है उसे पढ़ा है, तो इस तरह के प्रश्न हल करने में आपको किसी भी तरह की समस्या नहीं आएगी। ये समस्या तभी आती है जब हमने मूल पाठ नहीं पढ़ा होता है। अभी चूंकि हमारे पास ये गजानन माधव मुक्तिबोध जी की जो कृति है, उनका काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, इसी में ब्रह्म राक्षस कविता संकलित है। तो हम देख लेते हैं कि कहाँ से इसे लिया गया है। तो ये ब्रह्म राक्षस कविता है जो कि यहाँ से शुरू हो रही है। शहर के उस ओर खंडहर की तरफ परित्यक्त सूनी बावड़ी के भीतर ठंडे अंधेरे में यहाँ से शुरू होती है, और ये जहां पर खत्म हो रही है, अर्थात बिल्कुल इसकी जो अंतिम पंक्तियां हैं कि वह ज्योति अनजानी सदा को सो गई, यह क्यों हुआ, क्यों यह हुआ, मैं ब्रह्म राक्षस का सजल उर शिष्य होना चाहता, जिससे कि उसका वह अधूरा कार्य, उसकी वेदना का स्रोत संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं। संगत पूर्ण निष्कर्षों तलक पहुंचा सकूं, ये बिल्कुल अंतिम पंक्तियां हैं, और कविता के जो अंतिम अंश है, अंतिम पंक्तियां हैं, उन्हीं को उठा करके प्रश्न बनाया गया है, और उसमें से बीच से एक पंक्ति पूछी गई है। तो इसे आप तब आसानी से हल कर सकेंगे जब आपने कविता को पढ़ा होगा। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, उसकी वेदना का स्रोत, जैसा कि अभी हमने मूल पाठ में देखा। उक्त जो विकल्प है उसकी वेदना का स्रोत, ये बिल्कुल सही होगा। ये काव्य पंक्ति ब्रह्म राक्षस कविता से उद्धृत है और इसके रचयिता है मुक्तिबोध। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, इसमें कविता और कवि का नाम लिखना है। कुछ अंश दिए गए हैं, एक पंक्ति दी गई है कविता की कि रेत का विस्तार नदी जिसमें खो गई कृष्णधार। ये अज्ञे की कविता है, अंतः सलिला, उससे ली गई है। तो विकल्प बी में दिया गया है अंतः सलिला अज्ञे, तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है नौका विहार पंत, नदी के द्वीप अज्ञे, बादल राग निराला, तो ये सभी गलत हैं। विकल्प बी बिल्कुल सही है, अंतः सलिला अज्ञे। इसके बाद अगला प्रश्न है कवि और कविता का नाम लिखिए। फिर यहाँ पर कविता के कुछ अंश दिए गए हैं कि इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार आम में मैं भी संभल जागा। ये किस कविता से ली गई है और वो कविता किसकी है? ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध, भूल गलती मुक्तिबोध, या दीप अकेला अज्ञे, या कुकुर मुत्ता निराला। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, भूल गलती मुक्तिबोध। जो अभी हम संग्रह देख रहे थे मुक्तिबोध जी का, ये चांद का मुंह टेढ़ा है, इसकी जो पहली कविता है, जब आप पहली कविता देखेंगे तो पहली ही कविता भूल गलती है। और भूल गलती कविता ये हमारे पाठ्यक्रम में भी बहुत से आप पाठ्यक्रम देखेंगे जिसमें ये लगी रहती है। बहुत महत्वपूर्ण कविता है ये, और इस संग्रह की पहली कविता है। भूल गलती आज बैठी है जिरह वक्तर पहनकर, तख्त पर दिल के चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक। इसकी जो पंक्तियां हैं आगे इस जगह पर कि इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबारे आम में मैं भी संभल जागा। इस कविता में भी एक छोटी सी आप कह सकते हैं कथा है। जब आप इस कविता को पूरा पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इसीलिए फिर कहती हूं कि आपको मूल पाठ अवश्य पढ़ना है। उसी में से ये पंक्तियां ले ली गई हैं कि इतने में हमी में से अजीब कराह सा कोई निकल भागा, भरे दरबार
आम में मैं भी संभल जागा, भूल गलती की है, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि रिक्त पंक्ति लिखिए, खोजता हूं पठार, फिर रिक्त स्थान छोड़ा गया है, पहाड़, समुंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई हुई आत्म संभवा। तो यहाँ पर खोई हुई के बाद जो जगह छोड़ी गई है, यहाँ पर क्या आएगा ये पूछा गया है। ये जो पंक्तियां हैं ये अंधेरे में कविता से ली गई हैं, जो अभी आपको संग्रह दिखाया, काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है गजानन माधव मुक्तिबोध का, उसी में ये भी कविता संग्रहित है, अंधेरे में कविता, जो कि इनकी लंबी कविता है। इसमें परम अभिव्यक्ति अनिवार्य, विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। पूरी पंक्तियां इस तरह से होंगी कि खोजता हूं पहाड़, पठार, समुंदर, जहां मिल सके मुझे मेरी खोई हुई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य आत्म संभवा। उक्त काव्य पंक्ति विकल्प बी बिल्कुल सही होगा। यह काव्य पंक्ति अंधेरे में कविता से उद्धृत है और इसके लेखक हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। इसके बाद अगला प्रश्न है कि मुक्तिबोध का ब्रह्म राक्षस किसका प्रतिनिधि है। जो कविता भी हमने देखी ब्रह्म राक्षस, इसमें जो ब्रह्म राक्षस है वो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है, विकल्प ए बिल्कुल सही होगा, बुद्धिजीवी। अन्य विकल्प है पूंजीपति, निम्न वर्ग व सर्वहारा। तो ध्यान रखिएगा कि जो उनका ब्रह्म राक्षस है वो बुद्धिजीवी वर्ग का प्रतीक है। मुक्तिबोध को दो काव्य कृतियां मुक्तिबोध की प्रकाशित हुई, एक चांद का मुंह टेढ़ा है और एक भूरी भूरी खाक धूल। ये इनके काव्य संग्रह हैं दोनों ही, जिसमें चांद का मुंह टेढ़ा है 1964 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी में। इसके बाद अगला प्रश्न है जिसमें कुछ पंक्तियां दी गई हैं और पूछा गया है उपर्युक्त पंक्तियां किस कवि की हैं। पंक्तियां हैं, मैंने देखा एक बूंद सहसा उछली सागर के झाग से, रंग गई क्षण भर ढलते सूरज की आंख से। विकल्प ए बिल्कुल सही होगा। ये पंक्तियां हैं अज्ञे की। अन्य विकल्प है जगदीश गुप्त, भारत भूषण अग्रवाल व गिरजा कुमार माथुर। इसके अतिरिक्त गिरजा कुमार माथुर जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं जो कि नीचे दी गई हैं। लाल आंचल से पसीना पोंछ दो, बात पतली उंगलियों से ओछ दो। ये गिरजा कुमार माथुर जी की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न जो है उसमें भी कुछ काव्य पंक्तियां ही दी गई हैं और पूछा गया है कि किसकी हैं। पंक्तियां इस तरह से हैं कि हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। ये रघुवीर सहाय जी की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। अन्य विकल्प हैं अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना व मुक्तिबोध। इसमें विकल्प सी बिल्कुल सही होगा, रघुवीर सहाय। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात न हमसे कहिए। ये इनकी बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इसके अतिरिक्त अज्ञे की बहुत प्रसिद्ध पंक्तियां जो कि नदी के द्वीप की हैं। अभी हम लोग इस पर चर्चा कर रहे थे कि नदी के द्वीप किसकी कविता है, तो अज्ञे की है। किंतु हम है द्वीप, हम धारा नहीं है, स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से द्वीप हैं स्त्रोतस्विनी के। इसमें आपको बताया था कि इसमें व्यष्टि और समष्टि की बात की गई है, जिसमें जो नदी है वो समाज का प्रतीक है और जो द्वीप है वो व्यक्ति का प्रतीक है। इसके बाद सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है कि मैं नया कवि हूं, इसी से जानता हूं, सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। इसके बाद मुक्तिबोध जी की एक प्रसिद्ध पंक्ति दी गई है कि अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ और गढ़ सभी। इसके बाद अगला प्रश्न है कि जमीन पक रही है किसका कविता संग्रह है। नागार्जुन का, केदारनाथ अग्रवाल का, नरेश मेहता का या केदारनाथ सिंह का। तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, केदारनाथ सिंह। जमीन पक रही है ये काव्य संग्रह जो है ये केदारनाथ सिंह का है। इनके अन्य कविता संग्रह हैं अभी बिल्कुल अभी, टॉलस्टॉय और साइकिल, यहाँ से देखो आदि। नागार्जुन का मूल नाम है वैद्यनाथ मिश्र, पूरा इनका जो नाम है वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन इनका उपनाम है जिससे ये कविता लिखा करते थे। इन्होंने इसके अतिरिक्त यात्री उपनाम से भी कविता करी है। संस्कृत और मैथिली में जो ये कविताएं लिखते थे वे यात्री नाम से लिखते थे और जो हिंदी में लिखते थे वे नागार्जुन नाम से लिखते थे। इनकी रचनाएं हैं युगधारा, खिचड़ी विप्लव देखा हमने, तुमने कहा था, भस्मांकुर, सतरंगे पंखों वाली आदि। नरेश मेहता दूसरा सप्तक के कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, चैत्या, उत्सवा आदि।
केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि हैं। इनकी रचनाएं हैं युग की गंगा, नींद के बादल, अपूर्वा, आत्मगंध, जमुन जल तुम, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी, लोक और आलोक आदि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गीत फरोश में कवि क्या कहना चाहता है। कवि के लिए सुनहरे अवसर बहुत हैं, या दूसरे के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है, या कवि पैसे के लिए गीत लिखता है, या कवि ज्ञान और संवेदना से हीन होता जा रहा है। गीत फरोश की जो आरंभिक कविता है, आरंभिक कविता मतलब कविता की जो आरंभिक पंक्तियां हैं कि जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ, मैं किस्म किस्म के गीत बेचता हूँ, ये आरंभिक पंक्तियां हैं। और ये कविता जब आप पूरी पढ़ेंगे तो इसमें एक कवि की जो विवशता है कि उसे कितना विवश होकर के लोगों के मन के अनुसार कविता लिखनी पड़ती है, न कि अपने भावों के अनुसार, तो वो आपको स्पष्ट इस कविता में नजर आएगा। विकल्प बी बिल्कुल सही है। दूसरे के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश में कवि यह कहना चाहता है कि दूसरे के मन माफिक कविता लिखने और बेचने के लिए कवि विवश है। गीत फरोश 1953 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, जो कि भवानी प्रसाद मिश्र जी का काव्य संग्रह है। इनके अन्य जो काव्य संग्रह हैं वे है चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, इदम न मम, संप्रति इत्यादि। इसके बाद अगला प्रश्न है कि हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन किस काव्य संकलन से माना जाता है। दूसरा सप्तक से, कुरुक्षेत्र से, तार सप्तक से, असाध्य वीणा से। तो तार सप्तक से माना जाता है। आपको बताया था कि तार सप्तक जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था और इसको संपादित किया था अग्गे जी ने, वहीं से अर्थात इस तार सप्तक के प्रकाशन से ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है। हिंदी कविता में प्रयोगवाद का प्रवर्तन अग्गे द्वारा सन 1943 ईस्वी में संपादित काव्य संकलन तार सप्तक से माना जाता है। ध्यातव्य है कि तार सप्तक में 7 कवियों की कविताओं का संकलन प्रकाशित है। अग्गे ने इन 7 कवियों को राहों का अन्वेषी कहा है। दूसरा सप्तक का भी संपादन अग्गे ने वर्ष 1951 ईस्वी में किया। कुरुक्षेत्र के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर तथा असाध्य वीणा के रचनाकार अग्गे हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है। पारो, मेरे साक्षात्कार, बात की बात या इमरतिया। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, मेरे साक्षात्कार। मेरे साक्षात्कार कुंवर नारायण जी की लिखी रचना है, जबकि पारो और इमरतिया ये नागार्जुन जी की रचनाएं हैं और बात की बात शिव मंगल सिंह सुमन जी की कविता है। नागार्जुन जो कि इनका उपनाम है, वैसे इनका मूल नाम क्या है, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन के अतिरिक्त ये यात्री नाम से भी कविता करते थे। जो ये मैथिली और संस्कृत भाषा में कविता लिखा करते थे वे यात्री नाम से लिखते थे। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा में नागार्जुन नाम से। ये हमने अभी अभी पढ़ा था और अभी अभी इसे दोहरा लिया, इसलिए जिससे ये आपको बिल्कुल अच्छी तरह से रट जाए। इसके अतिरिक्त कुंवर नारायण जी की जो अन्य रचनाएं हैं वे हैं चक्रव्यूह, आत्मजयी, परिवेश हम तुम, आमने सामने, वाजश्रवा के बहाने। शिव मंगल सिंह सुमन की अन्य रचनाएं हैं हिल्लोल, पर आंखें नहीं भरी, नवयुग के गान, प्रलय सृजन, गुनिया का यौवन, कलकत्ते का अकाल, चल रही कुदाली। नागार्जुन की अन्य रचनाएं हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, प्यासी पथराई आंखें व तुमने कहा था। इसके बाद अगला प्रश्न है आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है। छांदोग्य उपनिषद पर, कठोपनिषद पर, केनोपनिषद पर, यह बृहदारण्यक जो उपनिषद है उस पर। तो विकल्प बी बिल्कुल सही होगा, कठोपनिषद। जो कठोपनिषद है इसमें नचिकेता की कथा है और इसी को आधार बनाया गया है आत्मजयी कृति में। आत्मजयी की जो कथा वस्तु है वो कठोपनिषद पर आधारित है। इसके रचयिता है कुंवर नारायण। इसमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है, चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, ये इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। आत्मजयी व वाजश्रवा के बहाने ये इनके खंड काव्य हैं। खंड काव्य के विषय में आपको बताया जा चुका है कि जब किसी एक प्रसंग विशेष, किसी भी पूर्ण कथा से किसी एक खंड विशेष को लेकर के कोई कृति रची जाती है तब उसे खंड काव्य कहते हैं। जैसे इसमें नचिकेता के प्रसंग को आधार बना करके
इस काव्य की रचना की गई है। इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी नरेश मेहता की लिखी रचना नहीं है? महाप्रस्थान, अरण्या, शबरी या गुनाहों का देवता? तो विकल्प डी बिल्कुल सही होगा, गुनाहों का देवता। चूंकि गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती जी की बहुत प्रसिद्ध कृति है। निम्नलिखित रचनाओं में गुनाहों का देवता नरेश मेहता लिखित नहीं है, बल्कि यह धर्मवीर भारती द्वारा लिखित उपन्यास है। इनके जो अन्य उपन्यास हैं वे हैं सूरज का सातवां घोड़ा, जबकि महाप्रस्थान, अरण्या और शबरी ये नरेश मेहता द्वारा लिखित प्रबंध काव्य हैं। और इनके अन्य जो इनके काव्य रचनाएं हैं वे वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत, चैत्या उत्सवा, संशय की एक रात, जो कि इनका प्रबंध काव्य है। संशय की एक रात के विषय में अभी हम विस्तार से देख चुके हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखित दोआब किस विधा की कृति है? इनकी रचना है शमशेर बहादुर सिंह जी की दोआब। ये इनका काव्य है, विकल्प डी बिल्कुल सही होगा। अन्य विकल्प है कहानी, उपन्यास व समीक्षा। इसके पहले अभी हम इसी क्लास में शमशेर बहादुर सिंह जी की चर्चा कर चुके हैं, जब हम चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह की भूमिका की बात कर रहे थे। चांद का मुंह टेढ़ा है जो काव्य संग्रह है उसकी भूमिका शमशेर बहादुर सिंह जी ने ही लिखी है। किस नाम से लिखी है? तो एक विलक्षण प्रतिभा नाम से। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आज के लिए हम लोग इतने ही प्रश्नों को रखते हैं। इसके आगे की जो प्रश्न है उनका अभ्यास हम लोग अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।